आदमियत की है, वाह, इंसान साजी की है। क्या बात। क्या हमने इंसान ऐसा तैयार किया जो कि इस कौम पे आकर कोई अपनी क़यादत कर सके? अपनी इंडस्ट्री को एक्सेल करना और मुल्क को एक्सेल करने में फ़र्क है। कमाल बात। अब अगर मैं सिर्फ अपना सोचूंगा और मैं मुल्क का नहीं सोचूंगा तो हो सकता है मैं तो बहुत आगे चला जाऊँ। पाकिस्तान में नौजवान तबका 64% है वो जिनकी उम्र 30 साल से कम है जी। अब उसमें से भी तकरीबन 39-40% वो नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं। मैं नॉर्मली एक बात ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज आना चाहिए। हमारे मुल्क पे सिर्फ वो हुकूमत करेगा जिसके सारे स्टेक्स इस मुल्क के अंदर होंगे। हम क्यों ये चेंज नहीं लाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, यौम आज़ादी के खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न मनाती हैं और थोड़ा थोड़ा एहतसाब भी करती हैं कि हमने क्या हासिल किया, क्या गोल्स थे, हम कहाँ पहुँचे। अब बहुत से प्रोग्राम देखेंगे, जश्न मनाना भी चाहिए, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ने हमें दी है, लेकिन हम इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिलखुसूस आज हम कहाँ खड़े हैं अपने ख़ित्ते के एतबार से, दुनिया के एतबार से। बड़ा ही लर्नड पैनल है मेरे साथ। डॉक्टर नौशाबा साहबा हैं। डॉक्टर साहबा वैसे तो मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन मजहबी स्कॉलर हैं, माशरे पे, इखलाकी पहलुओं पे और इस मुल्क की समाजियात पे बड़ी नज़र रखती हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ़ अनवर साहब हैं और बहुत ज़्यादा सवाल मैं काशिफ़ साहब से करूँगा इसलिए कि मईशत के बिना कोई निज़ाम, कोई मुल्क, कोई फ़ौज, कोई माशरा बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं और इनसे हम जानेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या तरक्की कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। 77 ईयर्स, एक जवान कौम का, 77 साल का मुल्क और बेपनाह कहते हैं जी खूबियाँ हमारे मुल्क में, तो फिर आज मायूसी सी क्यों है? असल में मैं अगर इस वक्त बात करूं कि जो हमारा ये जो नौजवान तबका है जी, और किसी भी माशरे में जो नौजवान तबका होता है वो माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन इस वक्त जो हम ये बात करते हैं कि तरक्की और खुशहाली रुकी हुई है और हम ग्रो नहीं कर रहे और आगे नहीं बढ़ पा रहे। और पाकिस्तान में नौजवान तबका 64% है वो जिनकी उम्र 30 साल से कम है जी। अब उसमें से भी तकरीबन 39-40% वो नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं। गुर्बत और बदहाली ने माशरे की हालत इतनी ख़राब कर दी। थोड़ी देर के लिए हम तसव्वुर भी करें कि क्या कैफियत होती है उस घराने की या उस नौजवान की। मुझे लगता है कि सिर्फ कोई सैड ज़रा सी भी देर को होता है तो लोग डिप्रेशन का लफ्ज़ ज़रूर यूज़ कर लेते हैं। तो बहरहाल वो किसी भी किस्म का डिप्रेशन हो, वो ये कैफियत होती है। फिर अगर हम स्टेट की देखें जिम्मेदारी, हम स्टेट को उस तरह से बिल्ड नहीं कर पाए। जो कायदे आज़म का खौफ था, जो उस वक्त लीडर्स थे, और उसके बाद मुझे लगता है कौम को कोई उस तरह का लीडर नहीं मिला जो कि वो उसको निज़ाम दे सकता। इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है, नौजवानों की अखलाकी तरबियत नहीं है। उसकी वजह से उनको यही नहीं पता उनका फोकस क्या है, उनकी मंजिल क्या है, उनकी शाहराह कौन सी है। बिल्कुल एक इंतशार मुझे नज़र आता है। मैं बहुत तकलीफ के साथ ये बात कह रही हूँ। माशी तौर पे काशिफ साहब क्यों नहीं हल निकाला? चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इतने आप लोग माशाल्लाह ज़हीन लोग बैठते हैं। हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये भी है कि इंडिया का अगर आप कारोबारी जो उनकी एलीट है उनको वो बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते हैं, दे आर सेलिब्रिटीज़ ओवर देयर। और हमारे यहाँ जो कारोबारी तबका, उसके हवाले से शायद हमारा रवैया, कौम का रवैया उतना पॉजिटिव नहीं है। इस पे भी बात कीजिएगा। और क्यों नहीं आप दे पाए जितना रोज़गार रिक्वायर था? हमारे पास लोग भी हैं, नौजवान भी हैं। मैं पहले तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो अपना शुरू में स्टेटमेंट दिया है ना, उन्होंने आज की हमारी सारी डिस्कशन को उसमें कंक्लूड कर दिया है जी। उन्होंने वो सारे इश्यूज़ बता दिए हैं कि जिसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, आप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगले को अप्रिशिएट करें। सही।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगले को फैसिलिटेट करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगले को एजुकेट करें। अगर हम अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सिर्फ मुश्किलात पैदा करेंगे और आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, और हमारा जो टारगेट है वो हमारी सिर्फ ये है कि पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, वो ये टारगेट नहीं है हमारा कि हमने मछली खिलानी है या मछली पकड़नी सिखानी है। हमारा ये बिल्कुल टारगेट नहीं है कि हमने लोगों को टैक्स नेट के अंदर कैसे लेके आना है। अब ये चूँकि सवाल उससे कनेक्टेड है, हम जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तब तक हमारी इकॉनमी आगे नहीं चलेगी, जब तक हम डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तब तक हम रोज़गार नहीं दे सकेंगे। और हम किसी का तो दुश्मन घर के बाहर होता है ना, हमारे दुश्मन घर के अंदर है, ये हमें समझना होगा। और हमें उन दुश्मनों से बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहना होगा। मैं नॉर्मली एक बात ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज आना चाहिए। हमारे मुल्क पे सिर्फ वो हुकूमत करेगा जिसके सारे स्टेक्स इस मुल्क के अंदर होंगे। हम क्यों ये चेंज नहीं लाते? मैं ये कहता हूँ कि हम क्यों इस वक्त इस लहज पे पहुँच गए हैं कि हर दूसरा पाकिस्तानी बच्चा इस मुल्क से जाना चाह रहा है, हर दूसरा कारोबार इस मुल्क से शिफ्ट होने की बात कर रहा है। तो मीन्स देयर इज़ समथिंग समवेयर इन पाकिस्तान। और मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मैं अपनी वालदा की एक मिसाल देता हूँ, और मैं अक्सर चूँकि मुझे रोकती हैं टोकती हैं तो मैं उस वक्त बात में ये कहता हूँ कि अम्मा, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि सिगरेट पीना बुरी बात है तो मैं तो पी रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो बुराई नहीं है, पर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने मुझे टोकना है। तो जब तक हम इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे, और हम देखें हमारा काम नौकरी देना है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ को बताना है कि भाई ये पॉलिसी आपकी ठीक नहीं है। काशिफ साहब ये बताइए ना, देखिए यूथ के मुतालिक हम अक्सर कहते हो बड़ी तादाद में हैं, वो क्यों ना डिप्रेस हो जब वो देखते हैं कि भाई बांग्लादेश की तो 40 बिलियन की एक्सपोर्ट हो गई, क्यों ना वो इस बात को सोचें कि जब वो देखते हैं कि छोटा सा मुल्क है हांगकांग एंड दे आर हैविंग द रिजर्व ऑफ 500 बिलियन, तो वो तो आपकी तरफ देखेंगे ना। इस मुल्क की जो एलीट है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतना बड़ा नाम है, और डेफिनेटली आपने ग्रो किया होगा। आप बहुत छोटे वॉल्यूम से आज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सफ़र कैसा रहा? मसाइल जो है उसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए, लेकिन कोई रोशनी भी तो है ना इसमें। वेरी फ्रेंकली आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं बीइंग द हेड ऑफ लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऑन एयर दे रहा हूँ कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसका ये मतलब है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस वक्त सोल्यूशन की, मैं तो इस वक्त मसाइल को हाईलाइट कर रहा हूँ। इतने मसाइल हैं कि जब तक हम उन मसाइल को हाईलाइट नहीं करेंगे और उन मसाइल को रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने अभी कहा बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ गई। क्या मैं इस बिजली के बिल के रेट के साथ मैं क्या प्रोडक्शन चला सकता हूँ? दूसरी बात, सोशल मीडियम की वजह से सबको पता है हम हर साल 2000 अरब रुपया इस सोच का देते हैं कि हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक। हम प्रोड्यूस करने का नहीं देते हैं, हम सोचने का देते हैं। तो जब आप सोचने का देंगे तो फिर मुझे तो इस वक्त ये हाईलाइट करना है ना कि भाई इसको ठीक करें, आप मुझे बिजली दें और उसके पैसे लें। अब हम जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम अपनी हमारी तमाम आवाम इस वक्त परेशान है बिजली की वजह से, तमाम महंगाई बिजली की वजह से है, तमाम कारोबार बिजली की वजह से। एक रूट कॉज है ना। अब मुझे ये बताएं, अब आपने मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया बड़ी आसानी से यहाँ पर बैठकर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो हमने 150 बिलियन डॉलर्स देने हैं वो मैंने लिए हैं, वो मैडम ने लिए हैं, वो आपने लिए हैं, वो किसने लिए हैं? भाई जिसने लिए हैं उसको अदा करने चाहिए ना। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मैडम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोन देंगी तो वो और मैं देंगे। अब लोन लिया किसी और ने, अदा मैंने करना है या मेरी औलाद ने करना है। आपने क्यों कोई डैम नहीं बनाया? आपने क्यों वाटर रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए? आपने क्यों पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं रखी? तो ये मैं जवाब दे तो हूँ ही। ठीक है,
पॉलिसी मेकर भी है, मैं तो policy, हूँ, ठीक। लेकिन जो बड़ी कुर्सी पे बैठा है ना वो भी है, वो नहीं जी, वो भी नहीं है, वो ही जवाबदेह है। जो हमारा नौजवान है वो बहुत ज़्यादा एक आइडियलिस्टिक अप्रोच की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि शायद वो मेहनत से थोड़ा सा गुरेजा है। लगता ये है कि वो जिस एंड प्रोडक्ट को देख रहा होता है वो देखता है कि यार ये एक कामयाब शख्स है, लेकिन उस कामयाब शख्स ने कितनी मेहनत, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है बुनियादी तौर पे समझाना कि कामयाबी आती है लेकिन वक्त लगता है। हम ऊपर देखते हैं उनको, वी लुक अपॉन हाँ। टू दोज पीपल हु हैव यू नो स्ट्रगल सो हार्ड कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचे। सेल्फ मेड लोग, उन्होंने दिन रात मेहनत की, फिक्री मेहनत की, अमली मेहनत की, जिस्म से जान से अपनी ज़िंदगियां लगा दी, ठीक है, तो जाकर एक कोई मंसूबा जो था उनका कामयाब हुआ और उसमें बहुत सारे लोग, उनको हज़ारों मिल गए। देखिए मेहनत जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मज़दूर बड़ी मेहनत करता है, मेरा तो किसान बड़ी मेहनत करता है, मेरा तो फैक्ट्री का मुलाजिम बड़ी मेहनत करता है, और डेफिनेटली वो मेहनत कर रहा है लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा, थोड़ा डिले फ्रूट है हमारा, कोई लो हैंगिंग हमारे पास है नहीं, कोई रास्ता हम किस तरह से चेंज करें, कैसे बेहतरी लेके आएं? देखिए बेहतरी की उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए है, नाउमीदी वैसे भी कुफर है, और लेकिन इसमें दरअसल हमने अपने ना लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बहुत हाई कर लिया है। हाँ, ये बड़ा वैसे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमने, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, मैं मिसाल इसलिए दूंगा कि जब हम खाना खाया करते, जब हम छोटे होते थे तो मेरी दादी, हम इकट्ठे बैठ जाते थे और वो एक हांडी में से सबको निकाल के परोसती थी। बाउल्स नहीं बनते थे, डिशें नहीं बनती थी, एक ही हांडी में से परोसा जाता था। आज बच्चों के लिए भी टेबलें लगती हैं। हाँ। आज ठीक है, सबके फ़र्क हो गया, क्लासें फ़र्क हो गई, टाइमिंग्स फ़र्क हो गए, लेकिन हमने अपने अखराजात को खुद बढ़ा लिया है। एक आपके और हमारे घर में एक टेलीविज़न होता था, एक एसी होता था, सब वहीं सोया करते थे। अब हर बच्चे के कमरे में, बल्कि घर के हर कमरे में टेलीविज़न है, घर के हर कमरे में एयर कंडीशनर है। हमने अपनी जान को खुद मुश्किल में डाल लिया है। और बाहर भी अगर आप देखें, जब हम बाहर से कंपेयर करते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ को देखते हैं, आप दुकान में चले जाएं, 2 कमरों का घर होता है, 2 बच्चे होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अब तो हमारे भी यहाँ स्टाइल हो गया कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, लेकिन हमारे हर बच्चे ने अलग सोना है। तो हमने अपने अखराजात को खुद बढ़ा लिया। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, मेरी मिसेस कल कह रही थी कि जो उनकी मुलाजमा घर पे काम करती हैं, उनकी 3 बहुएं हैं और तीनों के कमरे में एसी है। वाह! तो फिर हमने तो अपने अखराजात को खुद हमने अपने मायार ऐसे सेट कर लिए हैं जो हमारे अर्निंग के अंदाज से बिल्कुल मैच। अर्निंग बड़ी नहीं है। हाँ। शायद इकोनॉमी उस तरह से चली नहीं है। अब वो दोनों तरफ से फ्लॉ है। लेकिन देखें, हमें ये, बट दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर हमने अपने मेयार को बढ़ाया है तो हमें अपने उसके मुताबिक इनकम्स, उसके मुताबिक इकोनॉमी को भी करना चाहिए। देखिए, हम 77 साल से लगे तो हैं कि हो जाए, आप भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं इससे पहले कि एक और इकोनॉमी का सवाल करूं, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मैं जब हम क्लासरूम का माहौल देखते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हर बच्चे ने कोई 2-3 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो कैसे मैनेज किया जाए? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने एक ऐसा अंदाज़े ज़िंदगी अपना लिया है जो इस माशरे से, हमारी आमदन से, और हम सारे पैसे इकट्ठे करते हैं। 1 एकड़ में जो किसान सारा साल मेहनत करके गंदम उगाता है, वो सिर्फ एक फ़ोन के लिए दे देता है या किसी ऐसे गैजेट के लिए उसके बच्चे पे कर देते हैं जिसको वो शायद उस तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो हमने किया है, मज़हब तो इसकी बिल्कुल मुखालफत करता है, ये तो इसराफ़ है। जी बिल्कुल, इसराफ तो है, और ये एक पीयर प्रेशर ग्रुप आ जाता है। हाँ। तो इसमें भी वही बात आ जाएगी कि माँ या बाप से कोई तरबियत हुई है। वो बच्चा जो अब 20-22 साल का होके यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाला है, ठीक है, बल्कि स्कूल्स में ही हम देख लें तो वो सबके पास अब ये आ गया है, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे नया मॉडल लेना है। तो वही बात जो काशिफ साहब ने कही कि हम नीड्स से निकल के हम लग्जरीज में चले गए। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो उसके अंदर हमने उसको अपना इज्जत का एक निशान बना लिया। ये सिक्का है, जी हाँ। अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं कोई कमतर हो जाऊंगा। जी। असल में जो अहमियत है वो आदमियत की है। वाह!
इंसान साजी की है। क्या बात, क्या हमने इंसान ऐसा तैयार किया जो कि इस कौम पे आकर कोई अपनी क़यादत कर सके, कोई नए जज्बे उठा सके, कोई नए वलवले उसके नजर आए। हम तो पहचान ही नहीं सके कि हमारा करने का काम क्या था। बहुत जो एक डीप बात की डॉक्टर साहबा ने कि आदमियत की कदर है, तो जदीदियत की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारा किसान भी और किसी हद तक मुझे लग रहा है हमारी इंडस्ट्री भी, अगर आप ये सारे फ़ोन्स और ये गैजेट प्रोड्यूस करते तो फिर मुझे इंपोर्ट ना करने पड़ते। हम 77 साल पहले भी कपड़ा बनाते थे, हम अब भी कपड़ा बना रहे हैं। तो हम दुनिया की मईशत को क्या बेचते हैं काशिफ साहब, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा? हिंदुस्तान का बढ़ रहा है, बांग्लादेश का बढ़ रहा है, ठीक है पेट्रोल नहीं बेच सकते, कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी तो ला सकते हैं ना अपने, तो क्यों नहीं लाया? देखें इसको, ये पहले तो ये देखना होगा ना कि क्यों ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं तो अभी भी समझता हूँ कि हमारे पास लीडर कोई नहीं है। अपनी इंडस्ट्री को एक्सेल करना और मुल्क को एक्सेल करने में फ़र्क है। कमाल बात। अब अगर मैं सिर्फ अपना सोचूंगा और मैं मुल्क का नहीं सोचूंगा तो हो सकता है मैं तो बहुत आगे चला जाऊँ। दरअसल हुआ ये है कि हम सब ने अपना अपना सोचा, और हमारा जो एक सबसे बड़ा हमारे सिस्टम का फ्लॉ रहा, हमने कोई शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई है। ये मेरा काम नहीं है जी। मैं अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान के लिए तो अपने मुताबिक पॉलिसी बना सकता हूँ, लेकिन हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी। हमारे मुल्क की आज भी कोई शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। हमारी आज भी डेली पॉलिसी है कि आज क्या करना है। तो हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है, हम फिर शुरू से शुरू करते हैं। आप जिन ममालिक की बात करते हैं, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करते हैं, उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होती, उनकी 50 साल की प्लानिंग होती है। हमारी तो 50 घंटे की प्लानिंग नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना होगा। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे आना होगा। किसी की गवर्नमेंट के आने या किसी की गवर्नमेंट के जाने से पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो मैंने ये सवाल किया कि अकाउंटेबिलिटी आपकी हर शख्स की होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, अकाउंटेबिलिटी डज नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम। जब मैडम अकाउंटेबल होंगी, जब काशिफ अनवर लाहौर चैम्बर में अकाउंटेबल होगा तो मैं अपने ऑफिस बॉय को भी अकाउंटेबल करूंगा। तो जब तक हम अपने आप, और मैं एक और बात कहता हूँ कि सिस्टम में मूव करना चाहिए, सिस्टम को अपनी मर्जी से नहीं चलाना चाहिए। हम सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिस्टम को बनाएं। जो हमारे, देखिए हमारे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, हम सबको पता है, हमें उन्हें रिजॉल्व करने की तरफ जाना है। और वो रिजॉल्व तभी होंगे कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, हमारे लीडर्स एक पेज पे बैठेंगे। मैं असेंबली में नहीं हूँ, मैडम असेंबली में नहीं है, आप असेंबली में नहीं है, तो फिर जवाबदेही भी वो है जो असेंबली के अंदर है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आज 77 सालों में मुल्क यहाँ क्यों खड़ा है, और इन सब को जवाबदेह होना चाहिए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अगर आज लाहौर की बात करें तो आप तो बहुत दुनिया के ममालिक घूमते हैं, मुझे भी कुछ मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। बाज़ चीज़ों में हमने वाकई एक्सेल किया है। इंडस्ट्री के एतबार से आज अगर आप कोई यूनिकनेस मुझे बताएं और हमारी ऑडियंस को बताएं कि भाई ये है मेरा पोटेंशियल और इसकी बुनियाद पे मैं दुनिया में अपना लोहा मनवा सकता हूँ। देखिए हमारा पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं नॉर्मली बोतल को आधा भरा हुआ कहता हूँ, आधा खाली नहीं कहता। लेकिन मैं यहाँ जानबूझकर बोतल को आधा खाली कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं खाली नहीं कहूँगा मैं इसे भरूँगा नहीं। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। हमारी इंडस्ट्री बहुत कुछ कर सकती है, हम हर शोबे में आगे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ से आपके मुल्क से इंडस्ट्री निकल रही है। मैं टेक्सटाइल्स की बात करूँ, हमारा जो आधा एक्सपोर्ट का जो रुझान है, सारा जो डिपेंडेंसी है वो टेक्सटाइल के ऊपर है, लेकिन हम कॉटन प्रोड्यूस नहीं करते, हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है। हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाते हैं, हम धागा एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो देखें हमें अपना टेक्नोलॉजी की तरफ और ज़्यादा जाना होगा, लेकिन वो नहीं जा सकते। इतनी बड़ी डिवेल्यूएशन हो गई है, इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट है, एलसीयाँ खुल नहीं रही। आपके अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें, सैलाब की बात करें, एक किसान क्यों इस मुल्क के अंदर फसल लगाएगा जब उसे ये पता है कि साल के बाद सैलाब आ जाना है?
تو وہ کیوں لگائے گا؟ وہ کیوں کھیتی باڑی کرے گا؟ اگر اس کے مویشیوں نے چلے جانا ہے وہ کیوں آگے چلے گا؟ کاشف صاحب، کیونکہ ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، میں آپ دونوں سے کہوں گا کہ ایک مختصر پیغام اور یقیناً امید افزا پیغام ہوگا آپ کی جانب سے. رہنا تو ہم سب نے یہاں ہے، اس ملک کے مسائل کو ہمیں مل جل کے حل کرنا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں تو ہمیں انہیں پیغام دینا ہے یہاں سے کہ ہم آپ کو آبزرو کر رہے ہیں اور اس آپ کی پرفارمنس کے اوپر ہم آپ کو ریٹ کریں گے. تو آپ پیغام ضرور دیجئے قوم کو، حکومت کو. میں تو یہی دوں گا کہ ایک تو اللہ پہ توکل کریں. ہم نے جو فروٹ لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، پوری کوشش کریں اس ملک کے لیے. اس کو سوچے بغیر کہ میرے پاس کوئی اور آپشن ہے اس ملک کے باہر جانے کا. اور ایک اور بات، اس ملک سے بہتر ملک کوئی نہیں ہے. سو ہم سب کو اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. مجھے پتہ ہے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ شاید سمجھ میں آنے والی بات بہت آسان ہے، لیکن شاید سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. لیکن اس ملک سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے. ہم پاکستانی قوم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے. ایسے کام کریں جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو. اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو اس ملک کے لیے صرف کریں تاکہ ہم اس ملک کو آگے لے جائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی کوئی ضرور پیغام دیجئے. آپ کا اتنا تجربہ ہے اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اور کیسے ویژن کو کیسے سیٹ کرنا ہے، فوکس کیسے کرنا ہے. ضرور. جو فرقہ واریت ہے اور جو نسلی تعصبات ہیں اور مذہبی لحاظ سے بھی جو تعصبات ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. بورڈ لگے ہوئے، قائد اعظم کا جو تھا اتحاد، تنظیم، یقین محکم. نہ ہمارے پاس یقین محکم ہے کہ ہم محنت کر کے کچھ اوپر جا سکتے ہیں، اور اتحاد ہماری، یہ سب چیزیں، اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اس وقت. ایسی بات نہیں ہے کہ دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. دیر آر پیپل ہو آر اسٹرگلنگ فار اٹ. اینڈ ان تعصبات سے اگر ہم نکل جائیں گے، جھگڑوں سے، اور تو پھر ہم، میرے خیال ہے جب متحد ہوں گے تو شاید پھر ہم یکجا ہو کے کوئی منزل بھی پا سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات، جشن ضرور منائیے، لیکن جشن ہمیشہ کامیابیوں کا منایا جاتا ہے. اور یہ کامیابی ہے کہ ہم آج ایک آزاد قوم ہیں، لیکن اس کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کو اتحاد سے محنت کرنی ہے، تنقید سے تعمیر کی طرف بڑھنا ہے، اور اسی سے اس جشن کو متحد اور مکمل کیا جا سکتا ہے. پاکستان زندہ باد.